हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है लाइट क्लास 10 और लाइट और ह्यूमन आई दोनों को मिला करके लगभग 12 या फिर 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि पहले इसमें रे डायग्राम जैसी चीजों को आपने नहीं देखा है। सिकेट क्लास में जितना सब कुछ आप लोग पढ़े हो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो, नॉन ल्यूमिनस हो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, ओपेक ऑब्जेक्ट हो, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो ये सब चीज के बारे में हमारा जो नोट्स है कुछ दिन पहले सेंड किए हैं पीडीएफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो उस पीडीएफ में वो सब शुरुआत में लिखा हुआ होगा, शुरुआत के 4 या 5 पेज या 6 पेज। ठीक है, तो शुरुआत का जो 5 या 6 पेज है उससे 10th का कोई लेना देना नहीं है। जहां से स्फेरिकल मिरर लिखा हुआ है 10th वहां से शुरू होता है, उसके पहले 8 का चीज लिखा हुआ और वो बेसिक चीज है। थोड़ा बहुत उसके बारे में बात तो करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना लिख दिया जा सकता है उससे तुम लोग समझ सकते हो, वो मेरा पीडीएफ में वो लिखा हुआ है उतना सारा चीज। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं 10th का फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले कि 10th का फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स और एक है ऑप्टिक्स। मालूम है ये चीज? इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक। ठीक है, और दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स जिसके अंदर 2 चैप्टर है हमारा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, और दूसरा है इसी में दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा जो पार्ट डिपेंड, ये मैग्नेटिक जो है पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये दोनों इंटर रिलेटेड चीजें हैं। और लाइट वाला और ह्यूमन आई ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इंटर रिलेटेड चैप्टर है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े और चाहोगे कि हम मैग्नेटिक बना ले, बन तो जाएगा उतना थोड़ा बहुत, अगर दिमाग सही जगह पे है तो हाँ बन सकता है, लेकिन दोनों को साथ में हम लोग पढ़ते हैं, दोनों एक तरह का टॉपिक के अंदर लिया जाता है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो कि ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट और ऑप्टिक्स में लाइट और ह्यूमन आई दोनों एक तरह का टॉपिक में लिया जाता है। 10th के 4 चैप्टर्स को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझे? तो हम लोग शुरू करते हैं लाइट के बारे में जानना कि लाइट होता क्या है। तो अगर लाइट का डिफिनेशन पूछेंगे तो सब लोग यही बोलेगा कि सर क्या है, एक सिंबल है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके थ्रू हम ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख पाते हैं, है ना। लाइट का कुछ फेनोमेना भी होता है, इसमें इन फेनोमेना में से मात्र 2 फेनोमेना को हम लोग को पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या हम लोग को पढ़ना? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो सिर्फ ये 2 फेनोमेना नहीं होता है लाइट में, लाइट का बहुत सारा फेनोमेना है, जैसे कि डिफ्रैक्शन भी होता है। क्या होता है? डिफ्रैक्शन जैसा चीज भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस भी होता है, समझ रहे हो? ये सब बहुत सारा और भी चीजें लिखा हुआ, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के बारे में सुना होगा, है ना, प्रिज्म में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन या फिर अभी इंटरफेरेंस जो शब्द यूज किए, या फिर थोड़ा बहुत इसमें से जो फेनोमेना है इसके वजह से 1-2 फेनोमेना हम लोग ह्यूमन आई में पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर तुम्हारा स्कूल की गाड़ी येलो कलर का क्यों होता है ना, येलो कलर का पेंट होता है स्कूल की गाड़ी पे। ठीक है, तो ये सब यार थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइट के बहुत सारे फेनोमेना हैं, उनमें से 2 फेनोमेना को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, और वो 2 फेनोमेना कौन कौन सा है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिर से बोलते हैं, लाइट का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। खत्म हो गया, इससे ज्यादा हम लोग इसमें नहीं जानेंगे। सीधा आप आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ सरफेस। सिर्फ अ स्मूथ सरफेस? गलत बात है। कोई भी सरफेस, स्मूथ सरफेस हो या फिर रफ सरफेस हो, जैसे कि हमारा स्किन है, हमारा बॉडी है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग आसपास जो अभी देख रहे हैं, वो सारा का सारा कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। ठीक है, रफ सरफेस है। मिरर वगैरह जो होता है वही स्मूथ सरफेस होता है। तो सर हमको कैसे पता कि कौन स्मूथ सरफेस है और कौन रफ सरफेस है? तो स्मूथ सरफेस वैसे सरफेसेस को बोलेंगे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए। अब ये सब क्या आ गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बात बोल रहे हैं। तो अगर एक मिरर हम लोग लाते हैं, ठीक है, अब मिरर के ऊपर ना एक नॉर्मल रे ऐसे करके, एक मिरर यहाँ पे है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा पट्टी यहां से यहां तक ऐसे बांध देते हैं, एकदम सीधा परपेंडिकुलर। नॉर्मल किसको बोलते हैं जी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस
इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे होंगे तो, लेकिन इमेजिनरी लाइन को भी हम लोग अभी मान लेते हैं कि ये अगर मिरर है तो इसके सामने हम एक डंडा सा ऐसा कुछ लगा दे। ठीक है, तो ये मिरर के लिए एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसके ऊपर से यहां से ऐसे लाइट मारे एकदम यहीं पे जहां पे ये नॉर्मल टकरा रहा है इस सरफेस पे। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या कर दे, एक रे ऐसा मारे जिसका रे का इंसिडेंट पॉइंट यही वाला पॉइंट हो जाए। तो इस रे से और इस नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनेगा है ना, उतना ही एंगल इस नॉर्मल और ये रे जो निकलेगा इधर से उसके बीच में होगा, है ना। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर क्या हो गया है, बराबर। और ये बराबर सिर्फ और सिर्फ कैसा सरफेस में होगा, स्मूथ सरफेस में होगा। जो रफ सरफेस होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। जब हमारे ऊपर एक टॉर्च का लाइट पड़े, हमारे ऊपर एक टॉर्च का लाइट पड़े तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करके वापस रिफ्लेक्ट करके नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जब मिरर के ऊपर हम लोग टॉर्च का लाइट मारते हैं तो रिफ्लेक्ट करके बहुत ज्यादा लाइट इधर वापस देता है। ऐसा रात में कभी किए हो, रात में ऐसा कभी करके देखो, जैसे कि मिरर के सामने ही तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, अब अपने ऊपर लाइट मार करके देखो। ठीक है, और उसके बाद फिर मिरर के ऊपर लाइट मार करके देखो, देखो कि कब ज्यादा लाइट बाहर आ रहा है। या फिर किसी और ऑब्जर्वर को, जैसे एक या भाई या बहन जो घर में है उसको बोलो कि देखो तो मेरे ऊपर लाइट मारे, फ्लैश लाइट जो है तो तब ज्यादा चमक रहा है कि मिरर के ऊपर लाइट मारे तब ज्यादा चमक रहा है। समझ गए? अब इस बात है कि मिरर के ऊपर जब लाइट पड़ेगा तब ज्यादा चमकेगा, चमकेगा कि नहीं चमकेगा। अच्छा, एक व्हाइट कलर का, हेलो, एक व्हाइट कलर का जो शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर लाइट मारते हैं, लेजर लाइट देखे हो, रूम एकदम बंद रहेगा। ठीक है, लेजर लाइट जो है एक जो व्हाइट कलर का शर्ट पहना हो उसके ऊपर मारो और एक लेजर लाइट मारो जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हो उसके ऊपर। ठीक है, तो जो व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ आदमी रहेगा उसके ऊपर जब लेजर लाइट मारोगे तो व्हाइट कलर को बोलते हैं कि एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर, और कहती यस, रिफ्लेक्टर ना होता है जी, हाँ, ब्लैक कलर ना एब्जॉर्बर होता है, तो व्हाइट कलर होता है रिफ्लेक्टर। तो वो हाँ, लाइट के केस में वो रिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मतलब उसके ऊपर जब हम लेजर लाइट या फिर कोई ऐसा पतला सा लाइट जाएगा ना तो ये रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, मतलब इधर ज्यादा चमकाएगा। ठीक है, लेकिन एक ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है या ब्लैक कलर का शर्ट टी शर्ट पहन करके तुम खड़े हो और उसके ऊपर वही रे जब मारोगे तो वो तो एब्जॉर्बर है, वो रिफ्लेक्ट ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने अंदर ही लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लेगा। समझ पा रहे हो इतना बात? चलिए, तो कुछ पॉइंट है उसको लिख देते हैं बोर्ड पे। चलो, तो रिफ्लेक्शन का यहां डिफाइन लिख दिया गया है, द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड और एनी शाइनी सरफेस। ठीक है, किसी भी पॉलिश सरफेस से या फिर शाइनी सरफेस से जो लाइट वापस आ जाता है टकराने के बाद वापस आने का के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट। ठीक है, यही सब चीज को बोलते हैं की पॉइंट। ठीक है, नहीं बोलते बार बार कि कुछ डिफाइन या किसी चीज को जब लिखना होता है तो हम लोग हर एक दो लाइन में की पॉइंट खोजना होता है, हम लोगों को खोजना होता है। अगर वो चीज नहीं लिखते हो तो साइंस में हो या फिर किसी और सब्जेक्ट में हो, आंसर सटीक नहीं बनता है, जिसकी वजह से मार्क्स कटता है एग्जाम में। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसका, लाइट का। रिफ्लेक्शन एक यूनिक प्रॉपर्टी है और ये रिफ्लेक्शन के वजह से ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे कि अगर जो हमको तुम देख पा रहे हो तो क्या है, जो लाइट बाहर से आ रहा है वो पहले मेरे ऊपर पड़ा, फिर हम बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर भले नहीं है, रिफ्लेक्ट हम कर पा रहे हैं कि नहीं लाइट को, हेलो रिया, रिफ्लेक्ट हम कर पा रहे हैं कि नहीं लाइट को, रिफ्लेक्ट तो कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर भले नहीं है। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास से बराबर नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो लाइट रे हमारे पास आ रहा है, हो सकता है यहां से लाइट रे आ रहा है तो हम प्रॉपर जरूरी नहीं कि एंगल बना रहे होंगे, हो सकता है हम यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करके इस लाइट को हम लोग दे रहे होंगे। ठीक है, तो जितना भी रेज हमारे ऊपर आ रहा है वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे पास जा रहा है, इसी की वजह से तुम देख पा रहे हो। अच्छा, इधर का जो इधर से भी लाइट पड़ रहा है मेरे पीठ के पास से, तो पीठ पे भी तो लाइट रे पड़ रहा होगा, तो क्या पीठ का जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रहा है कि उधर ही चला जा रहा है बोर्ड के पास, बोर्ड के तरफ पीछे की ओर? तो पीछे का बच्चा, पीछे में अगर कोई बच्चा होता है या कोई वैसा
ये जो हमको देख पा रहा हो, ठीक है, जिसके पास रे ऑफ लाइट पहुंच पाएगा तो वो देख पाता हमको, है कि नहीं? क्या तुम अरे ये बैक साइड पे यहाँ पर कुछ है वो तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहां से जो रेज ऑफ लाइट निकल रहा है वो तुम्हारी आंख के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ये लाइट रे पड़ा और इसके बाद फिर बाउंसिंग बैक ऐसा हुआ, ऐसे पड़ करके और ऐसे टकरा करके ऐसे निकल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। इसी के कारण हमारा जो बैक साइड है वो तुम लोग नहीं देख पा रहे, जो फ्रंट का जो भी है वो तुम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि ऑब्जेक्ट हम लोग को दो तरह का पढ़ना होता है। ऑब्जेक्ट कितना तरह का पढ़ना है हम लोग को? दो तरह का, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। कि कौन ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट है उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस बोलेंगे, और वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस। तो क्या बल्ब, जो ग्लोइंग बल्ब है, क्या उसके पास खुद का लाइट है? नो सर, है तो खुद का लाइट, वो किसी और की वजह से थोड़ी चमक रहा है, उसके पास खुद का लाइट है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे उसको ल्यूमिनस। जैसे कि यहां से एक लाइट रे निकल रहा है, यहां से एक लाइट निकल रहा है, तो क्या इस माइक के पास ये खुद का लाइट है? यस। सो क्या ये ल्यूमिनस हो गया? यस। क्या ये पूरा माइक ल्यूमिनस है? नहीं है। यहां थोड़ा सा ये पॉइंट के पास से जो कहीं से देखो लेजर लाइट मार रहा है, हाँ मांग करके लाओ तो एक्सपेरिमेंट कर देंगे उससे उसको भी लाइट पढ़ा देंगे। नॉन ल्यूमिनस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो स्क्रीन ऑन है, ठीक है, यहाँ इस स्क्रीन के पास जब ये लॉक नहीं रहता है तो उस टाइम पे इसका खुद का लाइट निकल रहा होता है, तो क्या ये ल्यूमिनस हो गया? ल्यूमिनस हो। क्या मोबाइल, पूरा मोबाइल ल्यूमिनस है? क्या पूरा मोबाइल ल्यूमिनस है जी? लेकिन मोबाइल का स्क्रीन ल्यूमिनस है कि नहीं है? है। मोबाइल का स्क्रीन के पास खुद का लाइट है, ठीक है, वहां से लाइट निकल रहा है ना, लेकिन क्या पूरा मोबाइल ल्यूमिनस है? नहीं है। बल्ब ल्यूमिनस है? ल्यूमिनस है, ठीक है। क्या आप वॉच, इधर का ये वॉच जो है वो ल्यूमिनस है? नहीं, इसके पास खुद का लाइट नहीं है, लेकिन ये वॉच के पास जैसे ऐसे दबा देते हैं तो इतना दूर का लाइट निकल रहा है, तो इतना दूर ल्यूमिनस पार्ट है इसमें, समझ गए? खुद का लाइट इसके पास है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस किसको बोलेंगे? जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता। कुछ भी कर लो, जैसे कि टेबल, बेंच, बोर्ड, स्टैंड, वॉल, ये सब नॉन ल्यूमिनस हो गया, ठीक है। क्या सन ल्यूमिनस है? हाँ। क्या मून ल्यूमिनस है? नहीं। ये हर बार ये 6 या 7 क्लास से ये चीज रटवाया जाता है ना कि मून नॉन ल्यूमिनस है। बचपन में लगता है कि हाँ सर, मून के पास तो खुद का लाइट है। मून क्या है? हेलो, मून क्या है? एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, उसके पास जो लाइट आता है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करके हम लोग को दे देता है इधर वापस, तो हम लोग को लगता है कि मून के पास से लाइट आ रहा है। ऐसा समझो, एक गोल सा मिरर ले लेते हैं और यहां से जो है ना फ्लैश लाइट जला देते हैं, यहां से क्या कर देते हैं? फ्लैश लाइट जला देते हैं। और ऐसा करते हैं कि तुमको इमेजिन करना है कि यहां से जो फ्लैश लाइट आ रहा है ना वो तुमको नहीं देखना है, वो तुमको क्या करना है? नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ तुम ये देखो कि मिरर से जो लाइट निकल रहा है बस उतना दूर को देखो, तो ये मिरर जो है वो मून का काम करने लग जाएगा। और यहां से लाइट इधर निकल करके यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट चमक रहा है, ऐसा समझते हैं। यहां से एक फ्लैश लाइट जला देते हैं, यहाँ पे मिरर रखे हुए, मिरर के पास लाइट गया, ठीक है, अंधेरा रूम है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम रखे हुए हैं, तो क्या मिरर जो रिफ्लेक्ट करके इधर लाइट रे दे देगा? ऑब्जेक्ट क्या दिखने लग जाएगा? तो नहीं, ऑब्जेक्ट के पास से जो बच्चा रहेगा या चींटी या छोटा सा जो कोई वैसा रहेगा तो उसको लगेगा कि तो मिरर का खुद का लाइट है। क्या मिरर यहाँ पर ल्यूमिनस हो गया क्या? नहीं, मिरर का खुद का लाइट नहीं ना था जी, ये लाइट कहीं और से आ रहा था। वैसा ही होता है मून में कि मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, किसी और का लाइट इसके पास आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट करके इधर लाइट हम लोग को देता है, तो हम लोग को लगता है कि मून का खुद का लाइट है। लेकिन मून ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? स्टार्स वगैरह जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, वो लोग क्या है? ल्यूमिनस के अंदर आते हैं। तो क्या इन दोनों का एग्जाम्पल लिख सकते हो? क्या ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का डिफाइन लिख सकते हो खुद से? ठीक। विच हैज देयर ओन लाइट, 6 क्लास से तो पढ़ते आ रहा, ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। चलिए अब यहां पे आते हैं नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज कब आएगा जी? नॉर्मल पढ़ना हो या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ना हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना हो, तो ये सब कब पढ़ पाएंगे हम लोग? जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और उसके ऊपर एक रे आ रहा हो, वो पढ़ने के लिए, ठीक है। यहां पे एक सरफेस बनाते हैं, इधर क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर साइड पे। तो वैसा एक इमेजिनरी रे, इमेजिनरी लाइन
बीच में मत बोलो। वैसा एक इमेजिनरी लाइन, वैसा एक इमेजिनरी लाइन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो क्या इसका डिफाइन हो गया? नॉर्मल क्या हो गया? ए परपेंडिकुलर एंड इमेजिनरी लाइन, an imaginary line which is perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence, at the point of incidence। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर के पड़ेगा उसी पॉइंट से एक इमेजिनरी और परपेंडिकुलर लाइन बन जाए, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, यहां पे नॉर्मल का डिफाइन लिख देते हैं, इसको रोक करके पूरा लिख देते हैं। देखो यहां पे नॉर्मल का डिफाइन क्या किया गया? एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ये क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन किसके परपेंडिकुलर हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ही। और कहां पर? तो एट द किधर है? बस इतना ही लिख दे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, मतलब कि अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रहा है यहां पर, तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे पड़ता है, जिस जगह पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस में पड़ता है, उसी पॉइंट को, उसी जगह को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। ठीक है, इस जगह को, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह पे रे जो है सबसे पहली बार आया टकराने के लिए, उसी चीज को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल। ये देखो इंसिडेंट रे इधर की ओर आ रहा है, इसलिए तीर किधर बना हुआ है? इधर के लिए। ठीक है, अब यहां से जो है एक रे जो है ऐसे करके निकलेगा, तो जितना एंगल यहां पे बनाया गया था, कहां पे? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बनाया गया था उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल और ये जो है टकराने के बाद आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो जितना एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मिरर ए बी, मिरर ए बी बोल दिए। ठीक है, तो अब यहां से चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ये अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ये सब 8 क्लास का चीज है। ठीक है, 8 क्लास में पढ़ते हो ये सब चीजें। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहीं से दिक्कत आता है। अभी तो फिर भी ठीक है, बोलेंगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? बोलते जाना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री तो रिफ्लेक्शन वाला कितना? 75 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? 75। एंगल ऑफ इंसिडेंस 89 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं होगा, वो तो अभी बताया तो रख लिए, लेकिन क्यों नहीं होगा? ठीक है, अब समझते हैं। अगर ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर पॉलिश कर दिए, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या? नॉर्मल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम 90 डिग्री बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब बोल रहे हैं कि मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है यहीं से रे मार दे, यही ना बोल रहे हैं जी? यहीं से रे मार दे। ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, समझ गए? 89 डिग्री है तब तो चलो ठीक है, थोड़ा सा यहां दूर से ऐसे करके रे मारा जा सकता है 89 डिग्री पे। 90 डिग्री अगर होगा तो क्या यहां से हम लोग रे लगाएंगे? ठीक है, हेलो इधर देखो क्या हुआ। 0 डिग्री जब बोला जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर होगा जी? जैसे कि देखो 30 डिग्री अगर बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये 30 हुआ, 50 बोल रहे हैं, 60 बोल रहे हैं तो ये हुआ 60, 80 बोल रहे हैं तो ये हुआ 80, ऐसे बढ़ते जा रहा है।
तो उसी हिसाब से यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ऐसे देते जाएगा कि नहीं देते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा 89 डिग्री पे एकदम यहां से, तो ले 89 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां से निकलेगा। 90 डिग्री पे तो क्या यहां पर देंगे और यहीं से एकदम मिरर के साथ साथ निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा इमेजिनरी कंडीशन, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर ही पॉसिबल है। समझ गए? अच्छा, अगर बोलते हैं कि सर ये 30 डिग्री आप दिए, 15 डिग्री पर पॉसिबल है, तो हाँ पॉसिबल है। लो 1 डिग्री पे है तो हाँ है। 0 डिग्री पे है सर, तो 0 डिग्री देखो किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं किसको? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो अगर 0 डिग्री बोल दिया जाए, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, उसी को ना 0 डिग्री बोलेंगे। और कोई भी एंगल नहीं होने का मतलब है कि अगर तुम परपेंडिकुलर किसी मिरर के ऊपर अगर तुम परपेंडिकुलर रे मार देते हो, क्या बोल रहे हैं हम? मिरर के ऊपर क्या कर देते हो? परपेंडिकुलर रे मार देते हो, परपेंडिकुलर रे डाल देते हो, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0, क्योंकि ये मिरर है तुम्हारा। लाइक कॉपी लो, ये क्या है जी? मिरर है। अब पहले से हम इमेजिनरी ने होता है, ये तुम्हारा नॉर्मल वाला कौन सा रे होता है? इमेजिनरी जैसा होता है। ये देखो पहले से नॉर्मल वाला है, ठीक है, और इसी के एकदम सामने नॉर्मल है, मतलब कि क्या परपेंडिकुलर है, और इसी के सामने अगर जो ऐसे रे मार दिया जाए, ठीक है, तो क्या यहां पर नॉर्मल के साथ एक भी छोटा सा भी एंगल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 हो जाएगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि मिरर के परपेंडिकुलर रे गया है। मिरर के ऊपर कैसा रे गया है? परपेंडिकुलर रे। तो जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिले कि एक ऐसा रे है जो मिरर के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या समझेंगे? 0 डिग्री। क्या समझेंगे? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो वो भी 0 डिग्री होगा। मतलब कि अगर ये है हमारा मिरर, ठीक है, और ये गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कितना डिग्री? इधर 90 और 90, मतलब ये ही वाला क्या हो गया अपना? नॉर्मल भी। तो इसी से वापस आ जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब इधर जाने का रास्ता उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन हो जाएगा। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहा तब। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये नहीं कि सर यहां तो देखिए ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री तो हो ही रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते किसको है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल को। तो नॉर्मल रे भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो दोनों बीच में एंगल बना कहां? एंगल जब नहीं बना तो कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अच्छा दूसरा वाला जो पॉइंट लिखा हुआ इसका क्या मतलब है? तीनों एक ही प्लेन में रहेगा, क्या समझते हो इस मतलब इससे? एक ही मिरर पे तीनों आएगा। थोड़ा सा समझते हो लेकिन थोड़ा सा नहीं भी समझते हो। यहां पे ये चीज लिख देते हैं जी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा? ऑल कॉन्साइड। क्या हो जाएगा? ऑल कॉन्साइड। और ये कौन कैसा केस बनाएगा? दे विल बी परपेंडिकुलर ऑन मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी यही सब ना बात कर रहे थे। लेकिन क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे इस टाइम पे? नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। लेकिन क्या 0 डिग्री से बड़ा होगा? और 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे साइन इस्तेमाल करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या लिखा गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर है? ये सब हो गया पहला पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है दोनों? दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब समझते हैं?
फिर से एक कॉपी लाओ, एक और बच्चा आ जाओ यहाँ पे, चलो जल्दी आओ। हरिओम, इधर इधर आकर के खड़ा हो ना, पकड़ो इसको, इसको पकड़ो। इधर देखो जी, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, तीनों जो रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों देखो कैसा होगा। ऐसे तुम ऊपर ऊपर करो, ऐसे जैसे अगर यहां से ये रे मारे हैं, यहां से रे गया है, ये समझ गए, तो इसका प्लेन समझ रहे हो कि ये वाला प्लेन है, इसका प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन है। मतलब कि अगर यहां से रे जा रहा है ना, यहां से ऐसे अगर जो रे गया है, ठीक है, तो इसका एक प्लेन देखो ऐसा है, इसका ये प्लेन मानो ऐसा है, ये ऐसा प्लेन है, ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है, ये मतलब इसके सामने ही आएगा ये रे। इसका ये मतलब नहीं है कि रे अगर जो यहां से गया है तो रे तो यहां से ही आएगा, या यहां भी कोई बोल देगा तो रे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी भी बराबर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये सही चीज है, दूसरा लॉ को फॉलो कर पाएगा? ये दोनों अलग अलग प्लेन में हो गया। अगर ऐसा है तो ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग प्लेन में हो गया। सेम प्लेन में कब होगा, जब दोनों ऐसे रहेगा, जब दोनों ऐसे रहेगा तब सेम प्लेन में होगा। तुम समझ पा रहे हो इस बात को? अरे समझ पा रहे हो इस बात को? नहीं समझ पा रहे हो? पेन लाओ, 2-3 छोटा पतला पतला सा, लिखो फेंको वाला पेन है, गरीब आदमी वाला लाओ, बिना कैप का। चलो, जैसे कि ये देखो, ऐसे ऐसे करो ना, ये ऐसे देखो, ये हुआ ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ये हुआ, और ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या ऐसे इसको भी तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं ना जी, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन दोनों जो है ना सेम प्लेन में अभी नहीं है। सेम प्लेन में क्यों नहीं है, कि दोनों जो सेम प्लेन में कब बनेगा, जब यहां से ये देख रहे ना, ये ऐसा इस लाइन में जब इसका रिफ्लेक्टेड रे भी टकराएगा, कौन सा लाइन में, इसी लाइन में, ऐसे परपेंडिकुलरली इसी लाइन में जब रिफ्लेक्टेड रे टकराएगा, तभी हम लोग समझेंगे कि दोनों सेम प्लेन में है। देखो जैसे कि ये गया ना, तो ये कौन सा ऐसा लाइन है, तो परपेंडिकुलरली यहां से यहां तक जो है ना, ये प्लेन है इसका, ये क्या है, एक सेम प्लेन है, ये चीज प्लेन है, समझे। और अगर जो ये यहां पे आ रहा है, या यहां पे आ रहा है, या यहां पे आ रहा है, तो सेम प्लेन में। लेकिन अगर जो रिफ्लेक्टेड रे यहां जा रहा है ऐसे ऐसे, तो ये सेम प्लेन में नहीं है। समझ गया सेम प्लेन क्या होता है? तो ये 8 क्लास से यही चीज करते आ रहा था ना, समझ गया, अभी तक समझा था? ये पॉइंट समझता होगा नहीं। सेम प्लेन का मतलब ये हुआ, जैसे कि ये अगर जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको भी तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लेकिन सेम प्लेन किसको बोल रहे हैं, अगर जो ये यहां है और इसका ये नॉर्मल ये वाला है, ठीक है, तो इसी का सेम प्लेन क्या होगा, यहां से कागज रख देंगे, एकदम इसके ऊपर क्या रख देंगे, एक कागज। उस कागज के आमने सामने जो रे आएगा उसी रे को बोलेंगे सेम प्लेन वाला रे है। और अगर कागज के नीचे या कागज के ऊपर रे ऐसे बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेम प्लेन वाला रे नहीं। क्लियर, समझ गए? चलिए, चलो तो अगला यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, इमेज के बारे में। तो इमेज का डिफाइन लिखा गया है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस मतलब रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग किसी चीज का रिफ्लेक्शन के बाद कैसा वो दिखता है, उसी चीज को हम लोग ऑप्टिकल अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये अभी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हम लोग इसको देख पा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ बन रहा है हमारे दिमाग में, रेटिना के पास, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस, है ना, और उसी चीज को इमेज बोला जाता है। क्लियर है? इमेज बहुत तरह का होता है। इरेक्ट मतलब क्या समझते हैं, सीधा। इरेक्ट मतलब सीधा, मतलब अगर जो ऐसा इमेज है तो वो ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। और इसी चीज को इन्वर्टेड कब, जब ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज अगर जो ऐसा दिख रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। मतलब हम लोग मिरर के जब सामने खड़े होते हैं तो क्या हमारा सिर नीचे दिखता है और पैर ऊपर दिखता है? नहीं, सीधा सीधा दिखता है, जिसको इरेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट। लेकिन जब हम पानी के पास खड़े होते जाकर के, तो क्या हमारा पैर जहां पे खत्म होता है वहीं पानी के अंदर से पैर फिर से शुरू हो जाता है ना, और सिर लगता है कि ज्यादा नीचे है, मतलब उल्टा एक आदमी खड़ा है, लगता है ऐसा। इस चीज को बोलते हैं इन्वर्टेड। इस चीज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। मतलब इरेक्ट मतलब क्या समझना है, स्ट्रेट। इरेक्ट मतलब क्या समझना है, स्ट्रेट।
लेकिन इन्वर्टेड मतलब क्या समझना, अपसाइड डाउन, क्या समझना है, अपसाइड डाउन मतलब अप वाला चीज डाउन में है, ठीक है, इस चीज को अपसाइड डाउन, जिसको इन्वर्टेड बोलते हैं। रियल मतलब क्या होता है जी, रियल मतलब रियल इमेज उस तरह के इमेज, हाँ, रियल इमेज उस तरह के इमेज को बोलते हैं ना जो एक स्क्रीन पे आता, उस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। स्क्रीन के ऊपर इमेज, स्क्रीन के ऊपर आने का मतलब प्रोजेक्टर देखे हो, प्रोजेक्टर, ठीक है, इधर से कुछ रेज ऑफ लाइट जा रहा होता है और उसके बाद फिर उधर स्क्रीन के ऊपर कुछ फिगर सा बन रहा होता है या कुछ वीडियो चल रहा होता है, सिनेमा हॉल थिएटर्स में देखते हो ये सब चीजें, ठीक है, तो उस चीज, वो जो इमेज बन रहा है उस इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग, रियल इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, रियल इमेज, ठीक है। या फिर कोई हमारे पास मिरर है, फिर रिफ्लेक्ट करवा करके, और उसका जैसे ऐसे घड़ी के पास आता है एक लाइट आता है, उसका घड़ी ऐसे से करते हो तो वहां पर ऐसे गोल सा बनते रहता है, ठीक है, इसका क्या मतलब, वो दीवार जो है वो स्क्रीन है और इसका वहां पे क्या बन रहा है, एक इमेज बन रहा है, ठीक है, तो उस तरह के इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है। अब आता है वर्चुअल। वर्चुअल किसको बोलते हैं, जो लगता है हम लोगों को कि स्क्रीन के पीछे बन रहा है। जैसे कि एक छोटा सा इसके पीछे की अच्छा सा एग्जांपल मेरे पास है, एक छोटा सा बच्चा पहला बार जब मिरर देखता है ना तो बार बार, हाँ कोई नहीं है, नहीं, उसको लगता है ऐसे सामने खड़ा हो जाएगा और उसके बाद बार बार मिरर के पीछे ऐसे जाकर के देखेगा, कोई नहीं है, फिर आया, फिर पीछे देखेगा, देखता है ऐसा करके, ठीक है, एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता है ना कि उसी का इमेज बन रहा है उधर, उसको लग रहा है कि इसी के जैसा कोई और दुनिया है उधर, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल चीज बोलते हैं, मतलब जो असल में नहीं होता, हम लोग को बस लगता है कि उधर इमेज बन रहा है, ठीक है, ये असली चीज नहीं है, ठीक है, हम लोग को बस ऐसा लगता है ना, तो इसी चीज को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। इसके बाद दो चीज और है, इनलार्ज और डिमिनिश्ड, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना साइज का है उससे बड़ा साइज का इमेज बन जाए, ठीक है, उसी चीज को हम लोग बोलेंगे इनलार्ज्ड, नहीं तो उसी चीज को बोलते हैं मैग्नीफाइड। ये दो शब्द इस्तेमाल होता है, क्या, इनलार्ज नहीं तो फिर मैग्नीफाइड, मतलब क्या समझना है कि ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा इमेज हो गया, ठीक है। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कम साइज का इमेज बन जाए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, जो कि यहां तक एक भी सवाल नहीं आएगा, अभी तक जहां पढ़े हैं, ठीक है, एक भी सवाल नहीं आएगा, ये सिर्फ बेसिक्स था, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आ जाता है एक बार, अगर आया होगा तो भाग्यशाली होगा, ठीक है, वैसा चीज है आएगा। अब जहां से स्फेरिकल मिरर शुरू होगा वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें थी। चल, मोबाइल में ये डिमिनिश नहीं दिख रहा है, लास्ट का छठा जो प्रॉपर्टी है वो डिमिनिश। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हमको बात करना था, 10th क्लास के अंदर ना ये जो इमेज के बारे में पढ़ना है, तो जब भी इरेक्ट बोला जाएगा ना, तो इरेक्ट के साथ तुम्हारा बोला जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट के साथ क्या लगा हुआ रहेगा, वर्चुअल, मतलब जो भी इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा, ठीक है, 10th क्लास के अंदर ये पढ़ना है। और जो भी इमेज इन्वर्टेड होगा वो रियल भी होगा, मतलब जो भी रियल इमेज होगा वो साथ साथ इन्वर्टेड भी होगा, मतलब रियल इमेज जो भी होगा वो उल्टा बन रहा होगा और वर्चुअल इमेज जो भी होगा वो सीधा बन रहा होगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों तो सबके साथ होगा, इनलार्ज और मैग्नीफाइड, वर्चुअल वाला भी इनलार्ज हो सकता है या छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो ये दोनों के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ ये चार चीज जो टॉप का है वो किसके किसके साथ रिलेशन है जी, तो सेकंड और थर्ड वाला का साथ में रिलेशन आ रहा है। अब फर्स्ट वाला का रिलेशन किसके साथ जा रहा है, फोर्थ वाला के साथ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब बात अभी जब रे डायग्राम पढ़ेंगे तब ये सब नेचर है, ये सब क्या है, इमेज का नेचर है, तो इमेज के नेचर में ये सब चीज को इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। अब आते हैं प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए। प्लेन मिरर सब लोग जानते हो क्या होता है, हमारे घर में जो मिरर रखा हुआ है, ठीक है, अपना फेस देखने के लिए, उसी चीज को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी दो चार चीज तो तुम लोग खुद बोल सकते हो, सर जितना दूर हम लोग प्लेन मिरर के होते हैं उतना ही हमारा इमेज प्लेन मिरर के अंदर बन रहा होता है, पहला चीज तो ये है, ठीक है। सेम डिस्टेंस इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ये इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के जितना सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा
उतना ही मिरर के अंदर वो इमेज बन रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें मिरर के अंदर इमेज का साइज सेम होता है कि डिफरेंट होता है? मतलब कि जितना साइज के हम हैं उतना ही साइज का वो मिरर में दिख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मिरर में कैसा इमेज बनता है जी? तो वर्चुअल और कैसा बनता है? इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, लेटरल इन्वर्टेड भी होता है। लेटरल इन्वर्टेड समझते हो? लेटरल इन्वर्टेड किसको बोलते हैं? लेटरल इन्वर्टेड जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, उसी चीज को हम जब भी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा तो वो लेटरल इन्वर्टेड होगा। क्या मतलब है इसका? तुम यहां से राइट हैंड खड़ा करो, लेटरल इन्वर्टेड का ये एग्जांपल पक्का मिलेगा। तुम अगर इधर से राइट हैंड खड़ा करते हो तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो इमेज बन रहा, ये मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा उधर उसका भी इधर साइड का ही हाथ खड़ा हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट उधर है, जैसे कि हम इधर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो तुम अपना हाथ खड़ा करो तो ऐसा वाला, मतलब राइट वाला, तो तुम्हारा राइट वाला जब हाथ खड़ा करेगा तो तुम्हारा राइट वाला हाथ इधर है ना जी, है ना। लेकिन वो जब हम इधर खड़ा कर देते हैं तो वो तुरंत छोटा बच्चा जैसे नहीं करता है, ए हाथ खड़ा करो इधर वाला, तो देखा अच्छा सर का इधर वाला हाथ खड़ा है, तू भी इधर वाला हाथ खड़ा कर देगा, तुरंत करता है। हाँ, उसका उतना दिमाग थोड़ी कैप्चर कर रहा है, जो 1 क्लास में 2 क्लास में उसका इतना दिमाग कैप्चर नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि पीटी वगैरह करवा रहे हैं तो बोलेंगे 1, तो इधर किया ना तो अपना बच्चा लोग जो है वो लेफ्ट वाला हाथ ऐसे कर देगा। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए क्या किया जाता है, टीचर ही अपने घूम जाते हैं ऐसे करके 1 2 करवाने लग जाते हैं, तब सही तरीके से वो पीटी कर पाता है। समझ गए? तो वो जो बच्चा के दिमाग में लेटरल इन्वर्टेड वाला चीज आ रहा होता है, समझ गए, जैसे कि मिरर में हो रहा है। क्लियर है? मिरर में क्या है, लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा और राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखेगा। मतलब कि ऐसे समझते हैं, ये एक मिरर है, ठीक है, और इसमें तुम अगर सी ऐसे ड्रॉ किया, सी ऐसे है ना जी, तो मिरर में कैसा दिखेगा सी? क्या मिरर में सी ऐसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। मिरर में कैसा सी दिखेगा? ऐसा सी दिखेगा, है कि नहीं है? इसीलिए अच्छा, एम्बुलेंस देखते हो उल्टा लिखा हो रहता है, एम्बुलेंस सही तरीके से एम्बुलेंस एम्बुलेंस नहीं लिखा हो रहता है ना। एम्बुलेंस ए की जगह तो चलो ठीक है ऐसे ही लिखा रह जाएगा, ऐसे रहता है, एम अबी यू एल ए एन ऐसे नहीं रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, और सी ऐसे ना रह करके कैसे रह जाएगा, ऐसे, और ई ऐसे रहेगा ऐसे एम्बुलेंस में। अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे करके एम्बुलेंस लिखा रहता है, उतना हम भी ध्यान से नहीं देखे। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा हो रहता है। क्यों लिखा रहता है? कि जो भी अनपढ़ आदमी रहेगा अंदर शीशा में देख करके वो पढ़ लेगा एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो जब पढ़ेगा ही नहीं तो क्या लिखा है? नहीं पढ़ेगा तो फिर क्यों लिखा? ये इंडिया में तो 70-80% जो ड्राइवर लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, है ना जवाब? ऐसे झूठों के लिख दिया, अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, तो लिखा हुआ इसीलिए था। अच्छा, एम्बुलेंस में नहीं भी लिखा था, एम्बुलेंस के ऊपर नहीं सायरन लगता है जी, एम्बुलेंस नहीं भी देखता, अंधा आदमी बता देता है एम्बुलेंस जा रहा है, हे भगवान जो भी अंदर में बैठा है उसको उठा ले, ऐसे करके प्रेयर भी कर देता अंधा आदमी। अच्छा, उठा ले नहीं, बचा ले, है कि नहीं है? प्रेयर भी करना, प्रेयर करना चाहिए, ठीक है, कि भगवान जो भी अंदर में है उसको बचाया जा सके। क्या सही बात है ये? अच्छा, अंदर में एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो 100-200 लोगों को मार चुका है, ठीक है, तो प्रेयर अगर जो अनजान में करेंगे वो बच जाएगा तुम्हारा प्रेयर से, तो फिर और 200 लोगों को मार देगा, तो उसमें उद्दू को तुम भी रहेगा, तब नहीं हो सकता है ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, बचाने का ना, तो उठाने का। अच्छा सोचो, लेकिन एक चीज, अगर जो कोई ऐसा मेरे लिए प्रेयर करेगा ना, तो उठाने का प्रेयर करने के बाद भी ऐसा करना कि 2-4 महीने बाद वापस भेज दे, ताकि हम उधर का जो दुनिया में क्या चलता है ना तुम लोग भी बता सके। अभी तक तो नहीं ना पता है किसी को, ठीक है, हमको कहानी जानने का बहुत मन रहता है इधर उधर का, तब ना तुम लोग के पास कहानी बताते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है क्या? अरे मांग हो सकता है 20 पूरा हो जाए, कोई मांगा ही नहीं अभी तक ऐसा। चलिए, प्लेन मिरर में सबसे पहले क्या है, सेम साइज। क्या वर्चुअल इमेज बनता है इसमें जी? वर्चुअल इमेज। क्या इरेक्ट भी बनता है?
चलो इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट बनता है। हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट। अरे ये क्या कर रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद फिर इधर ध्यान देने बोले ना, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। उसके बाद एक चीज और क्या है, छूट रहा है कुछ, लेटरल इन्वर्टेड। क्या लिखता है, लेटरल इन्वर्टेड। क्या बोले, ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई में बताएंगे, यहां नहीं, अलग नहीं। चलिए तो यहां तक क्लियर है। अच्छा 8 क्लास के अंदर ना एक और चीज पढ़ना था कि दो मिरर को एक एंगल पे अगर रख दिया जाए तो कितना इमेज बनेगा। ऐसा था कुछ कि 90 डिग्री पे जब मिरर को रखते थे तो 3 इमेज बन जाता था। एक स्पेशल केस पढ़ना था 8 क्लास में कि जब दो मिरर को ऐसे परपेंडिकुलरली ऐसे रख दिया जाए, ठीक है, और यहां पर एक अगर मार्कर रखोगे, ठीक है, तो यहां पर दो परपेंडिकुलरली मिरर रखा गया है तो 3 मार्कर दिखते रहेगा। इधर 2 मार्कर नहीं दिखेगा, कितना मार्कर दिखेगा, 3 मार्कर दिखेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं। फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फिर भी यहां पे लिख देते हैं। अगर जो यहां पे एक मिरर है, ठीक है, और मानो यहां भी एक मिरर है, 2 मिरर हो गया जी, अरे बोलो ना, एक साथ दीवार में चिपका हुआ है, एक नीचे में रखा हुआ है वैसे। एक यहाँ है मिरर और एक उधर है, नहीं हो सकता एक इधर वाला दीवार पे एक इधर वाला दीवार पे है, और तुम एगो यहाँ पर खड़ा हो जाओगे तो 3 इमेज दिखेगा अंदर। ये रे डायग्राम वगैरह उसमें जाता है तब, ऐसे एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि टोटल कितना इमेज बनेगा। नहीं प्रिज्म से दूर दूर का चीज है इसमें। तो दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है जी, थीटा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, मतलब दोनों मिरर के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90, तो 360 बटा 90 क्या हो जाएगा, 4, 9 चौके 36, 4 में से गया तो कितना हो गया, 3। अच्छा दो मिरर 60 डिग्री का एंगल पे है तो 360 बटा 60, यहाँ पर थीटा अगर 60 हो जाए माइनस 1, तो ये कितना कट के आ जाएगा, 6 माइनस 1, 5 इमेज बनेगा। 3 में क्या शौक हो रहे हो, 5 इमेज बनता। अरे गधे हो, जैसे ये दो मिरर है, ठीक है, यहाँ पर इमेज इसका गया, रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ इसके अंदर रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा मिरर में हो गया, ठीक है, फिर उसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में हो गया और इसका रिफ्लेक्शन फिर उस मिरर में, ऐसे करके इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो इसको भी, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला। अब यहां से शुरू होता है तुम लोगों का सिलेबस जो कि है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब यहां से एक वीडियो पॉज कर लेंगे और स्फेरिकल मिरर यहां से शुरू करेंगे दूसरा वीडियो में।